अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। बहुत सारे लोगों ने ये रिक्वेस्ट की थी कि हबको के बारे में बताया जाए और हबको को एनालाइज किया जाए। तो आज इस वीडियो में हम हबको को एनालाइज करेंगे। तो आइए चले हबको की प्रेजेंटेशन की तरफ। ये प्रेजेंटेशन में हम हबको को एनालाइज करेंगे और हमारी असेसमेंट 4 चीज़ों को कवर करेगी। पहली, कंपनी का बैकग्राउंड, कंपनी करती क्या है, एक्टिविटी क्या है और फ्यूचर में क्या करेगी। दूसरी चीज़, हम इसकी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को देखेंगे कि क्या रेवेन्यू नंबर्स हैं, क्या प्रॉफिट नंबर है, क्या डिविडेंड नंबर है, अच्छा है, बुरा है, पिछले साल से इम्प्रूव हो रहा है या नहीं हो रहा। तीसरी, और इसी के साथ हम ऑडिटर रिपोर्ट को देखेंगे, क्या है ऑडिटर रिपोर्ट में कुछ ऐसा तो नहीं जो हम जो जो हमारे लिए कंसर्निंग हो। तीसरी चीज़, हम इसको करंट शेयर प्राइस को देखेंगे कि करंट प्राइस क्या है, अच्छी है, नहीं है, मज़ीद नीचे जाएगी या ये एंट्री लेने वाली पोज़ीशन है या नहीं। तो एंड इसके साथ हम मार्केट सिचुएशन को देखेंगे, इकोनॉमिक कंडीशन क्या है, मार्केट सिचुएशन में क्या चल रहा है और क्या होगा। और आखिरी चीज़, हम चार्ट्स पर ज़िक्र करेंगे, थोड़ा-सा ब्रीफली ज़िक्र करेंगे चार्ट्स के बारे में, और बताएँगे कि क्या ट्रेंड था इसकी प्राइस में और क्या सपोर्ट है, क्या रेजिस्टेंस है, इस पे ज़िक्र करेंगे। चलिए, पहले हम अगर बिफ पहले मैं आपसे पावर जनरेशन सेक्टर का बैकग्राउंड का ज़िक्र करूँ, तो पाकिस्तान एक वाहिद मुल्क है जिसमें आज भी लोड शेडिंग होती है। तो और वो लोड शेडिंग होने की वजह वाहिद यही है कि डिमांड इलेक्ट्रिसिटी इतनी है कि सप्लाई इतनी जितनी नहीं है। तो अगर रीसेंट सर्वे की बात की तो पाकिस्तान की डिमांड 31,000 मेगावाट है, लेकिन सप्लाई करने वाली कंपनीज़ टोटल 22,000 मेगावाट सप्लाई कर पा सकती है। सो यहाँ पे एक डेफिसिट नज़र आता है कि डिमांड बहुत ज़्यादा है, सप्लाई नहीं है, 9,000 मेगावाट का डेफिसिट है। तो 9,000 मेगावाट, तो ये शो करता है कि जो भी कंपनी इस एरिया में काम कर रही है, अपने बिज़नेस को बढ़ाने के लिए, अपनी कैपेसिटी इंक्रीज़ करने के लिए, तो वो बड़ा बिज़नेस कर सकती है इस एरिया में। पाकिस्तान में 64 पावर जनरेशन कंपनीज़ हैं। एंड हबको का अगर बात की जाए तो हबको का एक सिग्निफिकेंट पावर कैपेसिटी है दूसरे पावर जनरेशन कंपनीज़ के मुताबिक, के कंपैरिज़न में। तो ये काफ़ी बड़ी कंपनी कहलाती है दूसरे पावर जनरेशन कंपनी के कंपैरिज़न में। और इसका शेयर 13% है ऑफ द टोटल इलेक्ट्रिक सप्लाई इन पाकिस्तान। और अगर उसकी और दूसरी बात की जाए, करंटली इसका एक प्रोजेक्ट इन प्रोग्रेस है जो कि सिंध में 660 मेगावाट पे, और बकौल डायरेक्टर के वो एक अपनी फाइनल स्टेज में। तो जैसे ही वो प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा तो उसकी कैपेसिटी, टोटल कैपेसिटी बढ़ के 3500 पे चली जाएगी मेगावाट, और उसका मार्केट शेयर बढ़ के 16% पे चले जाएगा। अब इसकी करंट मार्केट की बात करें, तो इसकी करंट एक्टिविटीज़ की बात करें, तो जैसे कि मैंने पहले कहा कि कंपनी लार्जेस्ट पावर प्रोड्यूसर है, अ, और इसकी कैपेसिटी 2900 है, 660 इसकी इन प्रोग्रेस है। तो इस साल या आने वाले सालों में हम ज़रूर देखेंगे कि इस 660 मेगावाट का फाइनेंशियल इम्पैक्ट हमें नज़र आएगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, रेवेन्यू बढ़ेगा, तो डेफिनिटली हमें नज़र आएगा। इसके अलावा मैं इसकी एनुअल रिपोर्ट देख रहा था, उसके एनुअल रिपोर्ट में चेयरमैन के बकौल चेयरमैन, ये कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है और आप मज़ीद करती रहेगी, और ये फोरसिएबल फ्यूचर जैसे कि कुछ ही सालों में अ, अ, अपनी अर्निंग पर शेयर को इंक्रीज करेगी 40 पे। करंटली इसका ईपीएस 21 रुपए पे, तो वो इस अपने प्रोजेक्ट्स की बेसिस पे या अपनी परफॉर्मेंस की बेसिस पे इसको 40 पे लेके आएगी। तो ये एक बड़ा पॉजिटिव साइन है लॉन्ग टर्म होल्डर्स के लिए कि कंपनी अच्छा काम कर रही है और करेगी, तो इनकी इवेंचुअली इसकी शेयर की वैल्यू भी बढ़ेगी। अब इसकी मैं रिसेंट न्यूज़ की बात करी, धीरे-धीरे कुछ खास न्यूज़ तो नहीं थी, लेकिन 2 न्यूज़ ऐसी थी जिसकी वजह से एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर, एक पहली न्यूज़ ऐसी थी जिसकी वजह से लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए बड़ी अच्छी थी। दूसरी न्यूज़, मतलब एक पैनिक ही क्रिएट किया दूसरी न्यूज़। तो पहली न्यूज़ की बात करें, ईएनआई पाकिस्तान। सो इस साल अ, कंप हबको ने एक प्राइम एनर्जी ऑयल कंपनी करके कंपनी है, उसके साथ मिल के 50% स्टेक अपना ईएनआई पाकिस्तान में लिया। तो 50% हबको का, 50% उस अदर कंपनी का है, तो जॉइंट वेंचर है दोनों का। तो ईएनआई करती क्या, ईएनआई बेसिकली रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करती है। इसमें हो गया सोलर एंड प्लांट, विंड फार्म्स, विंड प्लांट्स। तो बेसिकली यूजिंग उसको उसको यूज करते हुए आपको एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। तो और अल्टीमेटली आपको फायदा होगा कि इसकी एनर्जी प्रोडक्शन
लो कॉस्ट पे बनेगी। करंटली आपको फ्यूल से एनर्जी पैदा मतलब पेट्रोल ऑयल से एनर्जी प्रोड्यूस करता है, और अब इसके बाद सोलर पैनल पे जाए तो इसकी कॉस्ट में काफी खासा कम होगी, जिसकी वजह से उसका प्रॉफिट नंबर बढ़ेगा और इवेंचुअली शेयर की वैल्यू बढ़ेगी। ये प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुकी है एक्विजिशन, तो हम 2023 में वाजे इसका फर्क देखेंगे। तो अब इसके बाद नवंबर के महीने में एक न्यूज आई थी जिसने फालतू में काफी पैनिक क्रिएट किया काफी लोगों के लिए, तो लोगों ने सेल करना शुरू कर लिया अपने शेयर। और न्यूज मुख्तसर वो न्यूज ये थी कि हपको की सब्सिडरी है, एसोसिएट कंपनी है, उसने हपको से गारंटी ली, हपको की गारंटी पे लेटर ऑफ क्रेडिट इशू किए थे बैंक के थ्रू। तो नोटिस ये आया था कि वो अपना लेटर ऑफ क्रेडिट इन कैश कर रही है, एक विड्रॉल नोटिस सबमिट किया था उसने स्टॉक एक्सचेंज को, जिसकी बेसिस पे सबको ऐसा लगा कि हपको 150 मिलियन, दो हपको सिर्फ एक गारंटर था, तो इन केस अगर वो डिफॉल्ट करती तो हपको को पेमेंट करनी पड़ती, वो अमाउंट $150 मिलियन थी। तो फिर हुआ ये कि नवंबर के महीने में हपको के लीगल एडवाइजर्स ने नोटिस भेजा कि इसको वापस लिया जाए, इस विड्रॉवल नोटिस को जो एसोसिएट कंपनी ने दिया था। तो सब्सिक्वेंटली इन दिसंबर, आई थिंक दिसंबर का आखिरी या तीसरे हफ्ते या आखिरी हफ्ते में ये न्यूज आई और स्टॉक एक्सचेंज पे सबमिट हुआ कि वो नोटिस अब खत्म हो गया है, अब वो नोटिस की कोई हैसियत नहीं और आपको कुछ पैसा नहीं देने, और ना ही वो आगे वाली एसोसिएट कंपनी विड्रॉ कर रही है। तो फिर तो इस न्यूज के आने से इस हपको की वैल्यू में तकरीबन 8 से 10 रुपए का लॉस हुआ इसकी शेयर प्राइस में। लेकिन ये जब क्लियरेंस मतलब ये वापस जो सब्सिक्वेंटली पता चला दिसंबर में नोटिस की कोई एसेट नहीं, तो उसकी वैल्यू इस हिसाब से वापस नहीं बढ़ी। तो ऑब्वियसली इसकी एक तो वजह वाजे है कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है नहीं और मुल्क बहरान में जा रहा है, तो इस वजह से उसकी प्राइस वहीं पे ही रही, वापस इसने रिवर्स नहीं किया इम्पैक्ट को जो न्यूज की वजह से हुआ था। अब इसके बाद हम बात करें तो ओवरऑल बात करें कोई न्यूज में कोई ऐसी, आई मीन ये बहुत पॉजिटिव पॉइंट है, लेकिन दूसरा का कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है, तो ये बड़ा अच्छा इमेज है इस न्यूज के एस्पेक्ट से। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस की बात करें, रेवेन्यू इसका अच्छा खासा ग्रो किया है पिछले साल से, लेकिन हम ग्रॉस प्रॉफिट में देखें काफी 60% से लेके 34% पे आ गया। तो इसका ये मतलब है कि कॉस्ट इनकी बढ़ गई होगी। तो जब कॉस्ट बढ़ गई, तो जब मैंने इसको डिटेल में देखा तो इनकी कॉस्ट का मेजर हिस्सा फ्यूल है। तो आपको पता होगा कि 2021 से 2022 में ऑयल की प्राइस में कितना इंक्रीज आया। आई थिंक मेरे ख्याल में 2021 में ऑयल 125 के करीब एवरेज बेसिस 125 रुपए लीटर था, और जाहिर बात है 2022 में हम देखें काफी ज्यादा 50% से ज्यादा, आई थिंक 230-240 का पेट्रोल है। तो तकरीबन 50% से ज्यादा ऑयल की प्राइस बढ़ी है। लेकिन इस ऑयल की 50% बढ़ने के बावजूद अगर हम इस कंपनी का ईपीएस देखें तो ईपीएस में कोई इतना ज्यादा डिक्लाइन नहीं आया। तो ये शो कर रहा है कि कंपनी काफी अपने दूसरे खर्चों को कंट्रोल कर रही है, या अपनी जिसकी वजह से इनका ईपीएस अच्छा पॉजिटिव रहा। और ईपीएस पे मैंने जैसे थोड़ी देर पहले आपसे जिक्र किया था कि कंपनी के चेयरमैन ने बोला कि ईपीएस को 21 से लेके 40 पे लेके जाएंगे करीब कुछ ही सालों में। तो ये बड़ा पॉजिटिव एलिमेंट भी है फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के हवाले से कि नंबर रेवेन्यू नंबर पे और ये कॉस्ट पे काफी काम करेंगे। और इन्होंने रिन्यूएबल ईएनआई भी एक्वायर किया है जो कि रिन्यूएबल एनर्जी में काम करता है, तो उसकी वजह से इनकी फ्यूल कॉस्ट काफी कम होगी क्योंकि अभी रिन्यूएबल एनर्जी से प्रोड्यूस करेंगे एनर्जी। तो हम काफी अच्छे फ्यूचर में काफी करीबी हम काफी अच्छा इसका नंबर देखेंगे। इसके बाद इसकी डिविडेंड की बात की जाए, डिविडेंड 22% है जो कि काफी अच्छी समझी जाती है। कोई भी डिविडेंड जो पावर कंपनी का मैं बैकग्राउंड बताऊं, तकरीबन सभी पावर कंपनी डिविडेंड देती है और वो अपनी प्रॉफिट का अच्छा खासा पोर्शन डिविडेंड की सूरत में दे देती है। हपको की बात की जाए, हपको का काफी अच्छा नंबर है, सबसे ज्यादा नंबर नहीं है इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हपको का काफी 22% इसे काफी बहुत अच्छा यील्ड समझा जाता है, स्पेशली जो कंपनी इससे ज्यादा डिविडेंड दे रही है पावर सेक्टर में, लेकिन वो कंपनी इतनी स्ट्रांग नहीं है। लेकिन आप कंपनी आपको स्ट्रांग भी और नंबर भी 22% गुड नंबर, ये बहुत अच्छा नंबर है। तो जो तो ये बड़ा पॉजिटिव पॉइंट है। दूसरी मैं इसकी एसेट और लाइबिलिटी की बात करूं तो इसके नेट एसेट है 154 अरब के एसेट है, 92 अरब की लाइबिलिटी है, तो तकरीबन
नेट एसेट ही है, लाइबिलिटी नेट लाइबिलिटी पोजीशन ही है, तो शो कर रहा है कंपनी बहुत अपनी लाइबिलिटीज को पे कर सकती है ऑन टाइम और कोई मसला नहीं होगा। और इसके बाद अब हम ऑडिटर रिपोर्ट की, तो इसके एनुअल रिपोर्ट 2022 जून 2022 की ऑडिट रिपोर्ट मैंने जब पढ़ी तो उसमें जब देखा कि वो रिपोर्ट बिल्कुल क्लीन है, इस पर कोई एडवर्स या क्वालिफाई ओपिनियन नहीं है। तो लेकिन इस रिपोर्ट में दो चीज जरूर हाईलाइट की कि कंपनी के पास बड़े रिसीवेबल्स है अपने कस्टमर से। तो जो दो कस्टमर से, तो वो स्टिल अभी भी वही अमाउंट है पिछले सालों के मुकाबले। तो कंपनी के, लेकिन जो रिपोर्ट ऑडिटर रिपोर्ट इस बारे में कुछ नहीं कहती। ऑडिटर रिपोर्ट ने कंक्लूड किया कि इनकी रिपोर्ट क्लीन है, तो यही समझा जाएगा कि रिसीवेबल रिसीव हो जाएंगे। अदरवाइज ऑडिटर जरूर कुछ ना कुछ मजीद लिखता उस रिसीवेबल के बारे में या क्वालिफिकेशन डालता उस रिसीवेबल के बारे में। फिर इसके बाद हम अपनी इसकी करंट प्राइस पे आ जाएं, तो करंट प्राइस इस 61.38 रुपये पे, और अगर 2022 की 52 वीक्स लो अगर देखा जाए तो 49.20 रुपये। करंट प्राइस तो काफी बॉटम पे आ गई, ये हम टेक्निकल एनालिसिस में जरूर उसको जिक्र करेंगे करंट प्राइस और 52 वीक को। और रिसेंटली हम देखें कि जैसे कि मैंने आपको बताया कंपनी काफी अच्छे किए नहीं, इसने एक्वायर किया और कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे। चेयरमैन का क्लियर मैसेज है कि वो काम कर रहे हैं 21 से 40 ईपीएस को 21 से लेके 40 पे लेके आने के लिए, तो ये काफी स्ट्रॉन्ग चीजें। तो और हम नवंबर के महीने में देखें कि इसके करंट डायरेक्टर्स हैं और इनके रिलेटेड पार्टी, इन्होंने कंपनी के शेयर मार्केट से परचेज किए जो कि 63-65 की रेंज में। जो डायरेक्टर्स को ये लगता है कि 63-65 इज अच्छा प्राइस जिस पे इन्होंने बाय किया, ऑल्दो अभी इससे नीचे आ चुका है प्राइस, लेकिन उन्होंने इस रेंज में बाय किया। जब डायरेक्टर कर रहा है तो ये हमें इंडिकेटर दे रहा है कि कंपनी बहुत अच्छी है, और ये डायरेक्टर कॉन्फिडेंट है कि ये रिकवर हो जाएगा इसका कंपनी, और कुछ पैसा भी बन जाएगा इसका डिविडेंड की सूरत में, या कंपनी की अप्रिसिएट शेयर पे कैपिटल गेन हो जाएगा। इसके अलावा हाँ, तो ये हमें ट्रस्ट बिल्टअप कर रहा है कि डायरेक्टर्स भी इन्वेस्ट करें। दूसरी चीज, मेजोरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड्स आप उठा लें, सब पब्लिकली अवेलेबल है इनके अकाउंट्स। आप फंड मैनेजर रिपोर्ट उठा लें, आप देख लें, आपको मेजोरिटी ऑफ द म्यूचुअल फंड में इनकी की इन्वेस्टमेंट है आपको में। तो ये भी एक अच्छा पॉजिटिव इंडिकेटर है कि सब लोगों ने की हुई है, तो सब लोगों को पता है कि ये कंपनी बड़ी अच्छी है। तो एक ये पॉजिटिव इंडिकेटर है कि हमें भी इसको सही से देख के इसको इन्वेस्ट करना चाहिए। तीसरी चीज अमूमन तौर पे आपको साल में 2 बार डिविडेंड देती है, हर एक क्वार्टर छोड़ के दूसरे क्वार्टर पे देती है। लास्ट क्वार्टर में इसने कुछ भी नहीं दिया, तो दूसरे क्वार्टर का रिजल्ट एक्सपेक्टेड है कि हाफ ईयर रिजल्ट एक्सपेक्टेड है फरवरी 2023 में। तो ये बड़े अच्छा पोटेंशियल है कि इसकी वजह से इसकी प्राइस जरूर बढ़ेगी। तो जब ये प्राइस बढ़ेगी, चांस अच्छे हैं बढ़ने के, और डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, तो जरूर ये एक अच्छा वक्त है। 1 महीना बचा है फरवरी में, तो इसको हम कैपिटल इसको एक्यूमुलेट करके इसको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है कि हम इसको अच्छे प्राइस पे सेल कर सकते हैं फरवरी में, अगर शॉर्ट टर्म अगर देखा जाए तो। और लॉन्ग टर्म देखा जाए तो डिविडेंड एक अच्छा बेनिफिट देगी फरवरी में। और अब करंट मार्केट सिचुएशन की बात करें, पाकिस्तान इकोनॉमिक सिचुएशन सबके सामने कि पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, करेंसी वैल्यू कम होती जा रही है, लोन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, स्टेट बैंक के पास डॉलर्स नहीं पे करने के लिए, तो इकोनॉमिक सिचुएशन तो काफ़ी मुश्किल है। और यही एक मेजर रीज़न है कि इस शेयर की प्राइस, ये शेयर काफ़ी, मैं यूँ बोलूँगा कि डिस्काउंटेड प्राइस पे फिलहाल मिल रहा है। तो यही इकोनॉमिक सिचुएशन की वजह से पक्का सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन को हटा दे तो कोई भी ऐसी चीज़ हाईलाइट नहीं करी कि कंपनी अच्छी नहीं चल रही या शेयर प्राइस नहीं बढ़ेगी। सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन ही हमें पुश कर रही है कि, और उसकी प्राइस को पुश कर रही है कि नीचे जाए। अब हम इसके टेक्निकल एनालिसिस करें। मैं इसकी मजीद डिटेल में नहीं जाऊंगा, बड़ा टू सिंपल रखा है टेक्निकल एनालिसिस, बिकॉज टेक्निकल एनालिटिक्स ये चार्ट्स तब वैलिड होते हैं जब इकोनॉमी बिल्कुल एक स्टेबल इकोनॉमी हो, तभी वो ट्रेंड फॉलो करता है। अदरवाइज ये टेक्निकल एनालिटिक्स ये एक फालतू की चीज है। अब मैंने वैसे 1 मंथ पे ये चार्ट को एक्सट्रपलेट किया हुआ है, और क्योंकि ये अच्छा होता है कि 10 साल की हिस्ट्री देखे, तो मैंने 2012 से लेके 2023 अब शुरू हुआ है, 2022 तक की मैंने हिस्ट्री यहाँ पे रखी है।
तो जो कि शो करता है कि 2012 में ये शेयर तकरीबन 45 के करीब से शुरू हुआ और फिर ये ऊपर चलता गया चलता गया चलता। ये 1 मंथ का चार्ट है, तो माइंड में रखना, ये एक कैंडल इज 1 मंथ, माइंड में रखेगा कि ये ऊपर चलता गया, थोड़ा थोड़ा ऑब्वियसली टिप आएगा और फिर चले गए, फिर ऊपर गया, फिर ऊपर गया, फिर ये थोड़ा डाउनफॉल हुआ। देन इसके बाद इसका ट्रेंड एक ऊपर की साइड पे ही है। 2014 अगस्त, ये जो मैं पॉइंट बता रहा हूँ, जो मैंने ग्रीन लाइन ड्रॉ की, इस पे फोकस रहेगा मेरा मजीद आगे। तो ये इसको हम नोट किया जाए। फिर ये ऊपर इस पे टच किया, फिर ये ऊपर गया, थोड़ा फिर इसने डिप लिया यहाँ पे, फिर वापस ऊपर आया अगले महीने में, और इसने मेरा ख्याल अपनी 10 साल की हिस्ट्री में सबसे टॉप 147 बनाया फरवरी 2017 में। टॉप बनाने के बाद फिर ये नीचे आया, ऊपर नीचे, फिर इसने ये बॉटम को फिर टच किया अगस्त 2019 में 59 वाले एरिया। फिर ये वापस ऊपर गया, टच करने के बाद ये ऊपर गया, यहाँ पे इसने टॉप बनाया 100 के करीब बनाया, 100-101 के करीब बनाया। फिर इसने वापस नीचे टिप मारा मार्च 20 याद रखना, ये कोविड वाला वक्त है जब को लॉकडाउन लगा था, सब कुछ बंद हो गया था। तो इस मार्केट पे थोड़े टाइम के लोगों पे कॉन्फिडेंस खत्म हो गया था। ऑल्दो ये आपको ऐसी कंपनी, बेसिक नेसेसिटी की कंपनी है, लॉकडाउन वगैरह से इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि लोग बिजली तो इस्तेमाल करेंगे ना। तो ये ऐसी कंपनी है। तो इसने फिर यहाँ पे डिप मारा क्योंकि ओवर मार्केट नीचे गई, तो ये भी डिप मारा इसने, फिर यहाँ इस लेवल से वापस ये ऊपर गया। अगर आप देखें, ये इसने टच किया, फिर ये पूरे साल, आने वाले साल मार्च 20 के बाद ये इसी रेंज में रहा, 80 की रेंज में रहा। फिर ये वापस इसने यहाँ पे डिप मारा, ये 59 का एरिया टच किया यहाँ पे। अब जब इसने यहाँ पे टच किया, इसने जब यहाँ पे टच किया था और जब यहाँ, तो आप देखें जब इसने टच किया तो ये आगे गया, इसने यहाँ पे टच किया आगे गया, इसने यहाँ पे टच किया, ये आगे गया। खासतौर पर डिविडेंड की बात, खासतौर पर इस एरिया की बात करें तो यहाँ पे काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, और इनकेस अगर ये सपोर्ट टूटता है तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि मजीद गिरेगा। लेकिन ये चीज माइंड में रखें कि ये डिविडेंड बेस्ड शेयर है, तो इनकेस अगर ये वैल्यू पे टूटेगा और कैपिटल लॉस होगा, देन डिविडेंड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस डेफिनेटली इसको ऊपर आना है, और मीनवाइल ये डिविडेंड देता जाएगा। तो आई सजेस्ट अगर कोई न्यू बंदा है वो इस पे थोड़ा बाय करे, वेट करे और इनके अगर मजीद टूटे तो डेफिनेटली यहाँ पे अपनी एवरेज को बराबर करे। जो चांसेस कम है नीचे आने के, क्योंकि हमेशा हम अगर डिप्स को देखें यहाँ से यहाँ पे जैसे इसने डिप किया देनी इसने फ्लाई किया थोड़ा ऊपर। हमारे केस में अगर यहाँ पे 2022 के एंड पे यहाँ पे था, तो अगर थोड़ा भी फ्लाई करेगा तो आपको अच्छा खासा पोटेंशियल दे जाएगा इन टर्म ऑफ कैपिटल गेन। आई थिंक इसके साथ हमारा ये टेक्निकल एनालिसिस खत्म हुआ, और यही हमारा ओपिनियन है कि ये एज अ कंपनी, फ्रॉम द कंपनी पर्सपेक्टिव, ये बहुत अच्छी कंपनी, और काफी अच्छी न्यूज, ENI की एक्विजिशन की अच्छी न्यूज आई, और CEO का चेयरमैन का मैसेज कि EPS को बढ़ाने के लिए ये लोग अपने ऑपरेशन को एक्सपेंड करेंगे। तो आई थिंक ये बड़ा अच्छा पॉजिटिव पॉइंट है कंपनी के हवाले से। लेकिन आप अपनी रिसर्च करें, इकोनॉमिक सिचुएशन इज नॉट अच्छी नहीं है, उसको माइंड में रखते अपनी रिसर्च करें, अपना पैसा फिर इन्वेस्ट करें, और हमेशा याद रखें स्टॉक एक्सचेंज में वही चीज इन्वेस्ट करें जो कि आपको आपको अगर डूब जाए तो नुकसान ना हो, क्योंकि स्टॉक हमेशा एक हाई रिस्की इन्वेस्टमेंट होती है कुछ, और इसी तरह जब वो हाई रिस्की है तो हाई प्रॉफिट भी देती ही है स्टॉक। तो इस चीज को मद्देनजर रखें और फिर आप अपना इन्वेस्ट करें। न्यू इन्वेस्टर बहुत ख्याल से इन्वेस्ट करें, लोअर बॉटम पे पिक करें तो बहुत ही बेहतर होगा, और हमेशा देखें कि कंपनी हिस्ट्री को 10 सालों पे, 5 सालों पे, कोई 1 और 2 साल की प्रॉफिटेबिलिटी की बेसिस पे कभी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन ना लें। आई थिंक यही हमारा ओपिनियन है, और अपना ख्याल रखें, और हमें ज़रूर बताएं आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कोई कमेंट हो तो ज़रूर हमसे शेयर करें, हम तो शेयर करें, और कोई सवाल हो तो हमसे कमेंट कर देते हैं, हम इंशाल्लाह उस पर आपको ज़रूर जवाब देंगे। और उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, तो आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।